हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप आज पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिए। आज हम 8th क्लास की हिस्ट्री का 3rd लेसन करने जा रहे हैं, जिसका नाम है ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। पिछले लेसन में हमने पढ़ा था कि 1765 में मुगल शासक ने अंग्रेजी कंपनी को बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त कर दिया था, जिससे बंगाल के इलाके पर कंपनी का शासन हो गया था या बंगाल कंपनी के नियंत्रण में आ गया था और बंगाल के सभी संसाधनों पर भी कंपनी का अधिकार हो गया था। ये अधिकार मिलने के बाद अंग्रेज जो चाहे वो कर सकते थे। अब उन्हें किसी से पूछने की जरूरत नहीं रही, जैसा कि ये चित्र दिखाया गया है। लेकिन वास्तव में ये समझा जाता है कि ये जो घटना हुई थी कुछ लोगों के बीच में ही हुई होगी, लेकिन इस चित्र में इस घटना को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया है। बंगाल की दीवानी मिल जाने से अंग्रेजों की सारी समस्याएं खत्म हो गई थी और यहीं से उनका भारत में राज्य अधिकार फैलता चला गया। अब वह बंगाल के राजनीतिक आर्थिक मामलों में खुद फैसला करने लगी। अब वह कंपनी के सारे खर्चे यहीं की आमदनी से पूरा करने लगी। लेकिन अब उसे ये भी याद रखना जरूरी था कि वह एक व्यापारिक कंपनी है और चीजें खरीदना बेचना ही उसका मुख्य काम है। और उसे समय के साथ ये भी समझ आ गया कि उसे ये सब काम बड़ी सावधानी से करना पड़ेगा, क्योंकि उस समय कुछ इलाकों के या रियासतों के जो शासक थे वो काफी शक्तिशाली थे और उन्हें शांत रखना सबसे मुख्य काम था। और उनको शांत रखना कंपनी का पहला मुख्य काम था, क्योंकि ये लोग पहले भी सत्ता में रह चुके थे, शासन कर चुके थे। अब उनको शांत तो रखा जा सकता था, लेकिन उन्हें खत्म नहीं किया जा सकता था। अब हम ये पढ़ेंगे कि कंपनी ने ग्रामीण इलाकों को उपनिवेश कैसे बनाया। शुरू में जब कंपनी व्यापार करने के लिए भारत आई थी, उस समय वो अपने देश से सोना चांदी लेकर आते थे और उस सोना चांदी के बदले भारत में से वस्तुएं खरीदते थे और उसे अपने देश में जाकर बेचते थे। यानी सोना चांदी भारतीयों को देते थे और भारत का सामान जैसे सूती कपड़ा, रेशमी कपड़ा, लौंग, इलायची, दालचीनी यहाँ से लेते थे, खरीदते थे। लेकिन यह दीवानी मिलने के बाद उन्होंने सोना चांदी देना भी बंद कर दिया और ये चीजें ऐसे ही भारतीयों के पैसों से खरीदने लगे और दूसरे देशों में जाकर या यूरोप में जाकर बेचने लगे। तो उनका डबल मुनाफा होने लगा कि सामान को बेचकर पैसा भी कमाने लगे और सामान को खरीदने में भी उनका पैसा नहीं लगता था, भारतीयों का ही लगता था। तो इस तरह से कंपनी की आमदनी बढ़ती गई। तो इससे कंपनी की आमदनी तो बढ़ गई, लेकिन बंगाल में रहने वाले लोगों की या व्यापारियों की आर्थिक स्थिति संकट में आ गई, क्योंकि कंपनियों ने टैक्स देना भी बंद कर दिया था और वस्तुओं को खरीदने में जो सोना चांदी देते थे वो भी बंद कर दिया था। अब बंगाल में इकट्ठा होने वाले पैसे से ही निर्यात की चीजें खरीदी जाती थी। तो इस तरह से बंगाल की अर्थव्यवस्था एक बहुत बड़े संकट में फंसती जा रही थी, जिससे यहाँ के लोग, गांवों के लोग इस जगह को छोड़कर प्रस्थान करने लगे थे। खेती करने वाले लोगों की हालत भी खराब होती जा रही थी, क्योंकि वो कर्जदार बनते जा रहे थे। इसके अलावा 1770 में पड़े अकाल के कारण वहां के लोगों की और भी ज्यादा हालत खराब हो गई। इस अकाल में लगभग 1/3 आबादी समाप्त हो गई थी। जब गांवों के लोगों ने भूखमरी से तंग आकर गांवों को छोड़ना शुरू कर दिया और शहरों में जाना आरंभ कर दिया, तो कंपनी को महसूस हुआ कि उसे खेती में कुछ सुधार करना पड़ेगा। इसलिए कंपनी ने 1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू किया। इसके अनुसार राजाओं और तालुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी जाती थी। उन्हें किसानों से लगान वसूलने और कंपनी को राजस्व चुकाने का काम सौंपा गया कि वो किसानों से राजस्व लेते थे और वो पैसा कंपनी को दे देते थे। और उन्होंने कंपनी को कितनी रकम देनी है ये कंपनी के द्वारा निश्चित कर दी गई थी। कंपनी ने जमींदारों से जो राजस्व लेना था, जिसकी राशि निश्चित की थी, वो इतनी ज्यादा थी कि जमींदार उसको चुका नहीं पाते थे और खेती के सुधार के लिए तो कुछ बचता ही नहीं था, इसलिए वो खेती के सुधार की तरफ ध्यान भी नहीं देते थे। और जो जमींदार इस राजस्व को कंपनी को नहीं दे सकता था, कंपनी उसकी जमीन को हड़प लेती थी। कई बार तो उस जमीन को नीलाम भी कर दिया जाता था। 19वीं सदी के आते आते बाजार में चीजों की कीमतें बढ़ने लगी। धीरे धीरे खेती का विस्तार भी होने लगा था। इससे जमींदारों की आमदनी बढ़ गई थी। लेकिन कंपनी के राजस्व में कोई मुनाफा नहीं हुआ, क्योंकि वो कंपनी ने पहले ही
निश्चित कर दिया था, अब उसको बदला नहीं जा सकता था। लेकिन जमींदार अभी भी खेती के सुधार में कोई दिलचस्पी नहीं ले रहे थे। दूसरी तरफ किसान भी इस बंदोबस्त व्यवस्था से खुश नहीं थे, क्योंकि किसानों को बहुत ज्यादा राजस्व देना पड़ता था और ये राजस्व महाजनों से कर्जे पर लिया करते थे। इसका कर्जा इतना ज्यादा होता था कि वो कभी उतार नहीं सकते थे। परिणाम स्वरूप महाजन उनकी जमीन को छीन लेते थे कि अगर वो उनका कर्जा नहीं देंगे तो वो उसकी जमीन को छीन लेंगे। 19वीं सदी की शुरुआत में कंपनी यह समझ चुकी थी कि स्थायी बंदोबस्त में कोई परिवर्तन लाना पड़ेगा। अब होल्ट मैकेंजी नामक अंग्रेज ने एक नई व्यवस्था तैयार की जिसे 1822 में लागू किया गया था और यह व्यवस्था बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिमी प्रांतों के लिए लागू की गई थी। उसके आदेश पर कलेक्टरों ने गांव-गांव का दौरा किया, जमीन की जांच की, खेतों को मापा और विभिन्न समूह के रीति रिवाजों को भी लिख लिया। ये कह सकते हैं कि उन्होंने गांव-गांव का सर्वेक्षण किया, जैसा कि जनगणना के समय में किया जाता है। इन गांवों के समूह को महाल कहा जाता था। इन गांवों के समूह से जो राजस्व लिया जाता था उसे निश्चित नहीं किया गया, बल्कि उसे समय समय पर बदलने की गुंजाइश रखी गई। इस बार राजस्व इकट्ठा करने और कंपनी को देने की जिम्मेवारी जमींदार की बजाय गांव के मुखिया की लगाई गई। इस व्यवस्था को महालवारी बंदोबस्त का नाम दिया गया। इसमें राजस्व इकट्ठा करने की जिम्मेवारी गांव के मुखिया की है और पहले जमींदार की होती थी, जो किसानों से राजस्व इकट्ठा करता था और कंपनी को देता था। भारत के दक्षिण में जहां ब्रिटिश का नियंत्रण था, उन इलाकों में भी स्थायी बंदोबस्त की बजाय दूसरी नीति तैयार की गई, जिसे रैयतवार या रैयतवारी का नाम दिया गया। टॉमस मुनरो ने इस व्यवस्था को चलाया था और धीरे धीरे पूरे दक्षिणी भारत पर यही व्यवस्था लागू की गई थी। वो ये सोचते थे कि सीधे किसानों से ही बंदोबस्त करना चाहिए, जो पीढ़ियों से जमीन पर खेती करते आ रहे हैं। मुनरो का कहना था कि अंग्रेजों को पिता की भांति किसानों की रक्षा करनी चाहिए, कि अंग्रेजों की जिम्मेवारी बनती है कि वो उनके हितों का ध्यान रखे। अब कुछ साल के बाद इस नई व्यवस्था में भी समस्याएं आने लगी। ज्यादा आमदनी इकट्ठा करने के चक्कर में राजस्व अधिकारियों ने बहुत ज्यादा राजस्व तय कर दिया था। किसान राजस्व चुका नहीं पाते थे और वो गांवों को छोड़कर भाग रहे थे। बहुत सारे गांव वीरान हो गए थे। इसके अलावा अंग्रेज व्यापारी ये भी सोचते थे कि किसानों से न केवल ज्यादा से ज्यादा राजस्व इकट्ठा किया जाए, बल्कि उनसे वो फसल उगवाई जाए जिनकी यूरोप में ज्यादा मांग है। वो यूरोप की जरूरतों के हिसाब से किसानों से फसल उगवाते थे और उन्होंने 18वीं सदी के आखिर तक कंपनी ने अफीम की खेती करवाई किसानों से और नील की खेती करने पर बहुत जोर दिया। किसान 150 सालों तक वो किसी न किसी भाग में अपनी मर्जी की फसल उगवाने के लिए किसानों को मजबूर करते रहे। जैसे बंगाल में पटसन, असम में चाय, संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश में गन्ना, पंजाब में गेहूं, महाराष्ट्र और पंजाब में कपास, मद्रास में चावल। तो इन खेती करने के लिए वो किसानों को मजबूर करते रहते थे और अपनी जरूरत की फसलों की खेती करवाने के लिए उन्होंने कई तरीके अपनाए। उस समय में ब्रिटेन में भी और भारत में भी कपड़े की रंगाई में गहरे रंगों का प्रयोग किया जाता था। गहरा रंग ज्यादातर नीला रंग प्रयोग में लाया जाता था, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, और इस नीले रंग के लिए नील की खेती की जाती थी। नील एक पौधा होता है जिससे नील तैयार किया जाता है। उस समय भारत दुनिया में नील का सबसे बड़ा स्रोत था कि सबसे ज्यादा नील की खेती भारत में की जाती थी। नील का पौधा मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय इलाकों में ही उगता है, इसलिए 13वीं सदी तक इटली, फ्रांस, ब्रिटेन का कपड़ा उत्पादक कपड़े की रंगाई के लिए भारतीय नील का इस्तेमाल कर रहे थे। वो भारत से नील मंगवाते थे और नील की कीमत भी काफी ऊंची रखी जाती थी। इसलिए ऊंची कीमत होने के कारण यूरोपीय कपड़ा उत्पादक बैंगनी और नीले रंग बनाने के लिए वोट नामक एक पौधे पर निर्भर रहते थे। वोट पौधा शीतोष्ण क्षेत्रों में उगता था, इसलिए यूरोप में आसानी से मिल जाता था। इसके अलावा उत्तरी इटली, दक्षिणी फ्रांस व जर्मनी, ब्रिटेन के कई हिस्सों में भी ये पौधा उगाया जाता था। कंपनी ये चाहती थी कि इन देशों में उगाए जाने वाले वोट पौधा की बजाय कंपनी नील के पौधे का ज्यादा महत्व देना चाहती थी। कंपनी ये चाहती थी कि भारत में उगने वाले नील की ज्यादा मांग हो, बजाय दूसरे देशों में उगने वाले
वोडा पौधे की कम मांग हो। वो दूसरे देशों की बजाय अपने व्यापार को ज्यादा बढ़ाना चाहते थे। अगर दूसरे देशों से वोड पौधे की मांग ज्यादा चलती रहती तो फिर कंपनी के व्यापार पर असर पड़ता, इसलिए उन्होंने उनको रोका और भारत में ज्यादा से ज्यादा नील की खेती करने के लिए किसानों को मजबूर किया। और भारत के लोग भी नील से रंगने वाले कपड़े को ही पसंद करते थे। वोड से मिलने वाला रंग भारतीयों को बेजान और फीका लगता था, क्योंकि नील से बना हुआ रंग चमकीला होता था, चमकदार होता था। 18वीं शताब्दी के आखिर तक भारतीय नील की मांग बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। दूसरी तरफ ब्रिटेन में औद्योगिकीकरण शुरू हो गया था कि उद्योगों से कपड़ा बनना शुरू हो गया था और वहां पर कपास उत्पादन भी ज्यादा होने लगा था, जिससे कपड़ों की रंगाई की मांग और ज्यादा तेज हो गई थी। यहाँ एक बात समझने की है कि कपड़ा किससे बनता, रुई से। तो जहाँ पर रुई की खेती हो तो वहाँ कपड़ा आसानी से बन सकता है। और पहले कपड़ा जो है हाथ से बनाया जाता था, लेकिन 18वीं शताब्दी के आखिर में ब्रिटेन में उद्योग कारखाने खोल दिए गए थे जिसमें मशीनों से कपड़ा बनता था। तो हाथ की बजाय मशीनों से कपड़ा सुंदर भी बनता था और बहुत जल्दी भी बनता था। एक दिन में काफी कपड़ा बन जाता था। तो ज्यादा कपड़े के बनने के कारण ज्यादा नील की मांग होने लगी, ज्यादा रंगाई की जरूरत पड़ने लगी। अमेरिका में भी बहुत सारे भागों में नील के बाग उगाए जाते थे, लेकिन वहां से व्यापार में रोक लगा दी गई थी। केवल भारत से ही नील मंगाया जाता था, क्योंकि भारत में कंपनी इसको बढ़ावा दे रही थी। 18वीं सदी में फ्रांसीसी जो बागान मालिक थे वो वोड की खेती के लिए अफ्रीका से मजदूर खरीद कर लाते थे, जिसे हमें पिछले लेसन में पढ़ा था, दास प्रथा। तो वो मजदूरों को खरीद लेते थे और उनसे इन बागों में खेती करवाई जाती थी और उन्हें बहुत सस्ते दाम दिए जाते थे, बहुत सस्ती मजदूरी दी जाती थी, क्योंकि उन्हें खरीद रखा था। तो इस तरह उनका शोषण होता था और उन्होंने 1791 में मालिकों के खिलाफ विद्रोह कर दिया था, बगावत कर दी थी। और 1792 में उपनिवेशों में ये दास प्रथा खत्म हो गई थी, अंत कर दिया था इसका। क्योंकि दास जो होते हैं उन्हें गुलाम भी कहते हैं, और वो ऐसे व्यक्ति होते हैं कि उन्हें अपनी कोई आजादी नहीं होती, क्योंकि उनके मालिकों ने उन्हें खरीद रखा होता है। तो वो अपने मालिक के लिए ही काम करते हैं। इधर 18वीं सदी के आखिरी में बंगाल में नील की खेती तेजी से फैलने लगी थी और बंगाल में पैदा होने वाला नील दुनिया में बहुत मशहूर था, दुनिया भर के बाजारों में मशहूर। 1788 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा केवल लगभग 30% था और 1810 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा 95% हो गया था। इतना ज्यादा हो गया था, दूसरे देशों का कम हो गया था और भारत का प्रतिशत बढ़ गया था। नील की खेती से कंपनी के अफसर और जो एजेंट थे वो बहुत ज्यादा कमाई करने लगे थे। बहुत सारे लोगों ने तो अपनी नौकरियां ही छोड़ दी थी इस कारोबार में लगने के लिए। इसके लिए स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के बहुत सारे लोग भी भारत आ गए थे और उन्होंने नील के बागान भारत में लगा लिए थे। जिनके पास नील की खेती करने के लिए पैसा नहीं होता था, कंपनी उन्हें कर्जा देती थी ताकि वो नील की ज्यादा से ज्यादा खेती करे, जिससे कंपनी की आमदनी बढ़ती रहे। अब हम खेती के बारे में पढ़ेंगे, ये कैसे होती थी। नील की खेती के दो मुख्य तरीके थे, निज और रैयती। निजी खेती की व्यवस्था में बागान मालिक खुद अपनी जमीन में नील का उत्पादन करते थे, या तो वो जमीन खरीद लेते थे या दूसरे जमींदारों से जमीन भाड़े पे ले लेते थे और मजदूरों को काम पर लगाकर नील की खेती करवाते थे। अब हम निजी खेती की समस्याएं पढ़ेंगे। निजी खेती की सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो नील की खेती है वो बहुत ज्यादा उपजाऊ जमीन पे ही की जा सकती थी और ऐसी जमीन पे पहले ही बहुत ज्यादा लोग रहते थे। यहाँ वहाँ छोटे मोटे खेत ही उनके हाथ लगते थे, क्योंकि जहाँ ज्यादा लोग रह रहे हैं तो वहाँ तो वो जमीन मिलती ही नहीं थी खेती करने के लिए, इसलिए छोटे मोटे इलाकों पर ही खेती करनी पड़ती थी। जबकि नील की खेती करने के लिए बड़े बड़े भूखंडों की जरूरत होती थी और इस तरह की जमीन उन्हें मिलती नहीं थी। उन्होंने नील की फैक्ट्री के इर्द गिर्द वाली जमीन पट्टे पे ले ली और खेती करना शुरू किया, जिससे टकराव पैदा हो गया जो वहाँ लोग रहते थे पहले से उनके साथ। और दूसरी समस्या ये थी कि बड़े बागान के लिए बहुत सारे मजदूरों का इंतजाम करना भी मुश्किल होता था, क्योंकि मजदूर की जरूरत भी उसी समय होती थी जब धान की खेती का समय होता था। तीसरा कारण ये है, बड़े पैमाने पर निजी खेती करने के लिए बहुत सारे हल बैलों की भी जरूरत होती थी।
1 बीघा नील की खेती के लिए 2 हल चाहिए होते थे। इसका मतलब यह है कि अगर किसी बागान मालिक के पास 1000 बीघा जमीन है तो उसे 2000 हलों की जरूरत पड़ती। हलों को खरीदना और उनका रख रखाव करना भी एक बड़ी समस्या थी। किसानों को हल भी नहीं मिल सकते थे और अपने लिए इन चीजों की जरूरत होती थी। रैयत व्यवस्था के अंतर्गत बागान मालिक रैयतों के साथ एक सट्टा करते थे कि उनके साथ शर्त लगा ली जाती थी मुखियाओं के साथ, और उस शर्त के अनुसार वे समझौता कर लेते थे, और जो इस समझौते पर साइन कर देते थे उन्हें नील उगाने के लिए कम ब्याज पर बागान मालिकों से नकद कर्जा मिल जाता था। कर्जा लेने वाले रैयत को अपनी कम से कम 25% जमीन पर नील की खेती करनी होती थी। बागान मालिक बीज और उपकरण मुहैया कराते थे, जबकि मिट्टी को तैयार करने, बीज बोने, फसल की देखभाल करने का जिम्मा काश्तकारों के ऊपर रहता था। जब कटाई के बाद फसल बागान मालिक को सौंप दी जाती थी तो रैयत को नया कर्जा मिल जाता था। इस तरह ये चक्कर चलता रहता था। ये चित्र दिखाया गया है कि कैसे नील के पौधे से नील तैयार किया जा रहा है। नील के पौधे को काटकर होद तक लाने का काम औरतें करती थी। होद में घोलने का काम मजदूर करते थे, यानी पुरुष करते थे, और यह घोलने का काम मजदूर को 8 घंटे से भी ज्यादा समय तक करना पड़ता था। नील की खेती के पास ही नील का कारखाना लगाया जाता था। रंग बनाने के लिए 3-4 कुंड या होद बना दिए जाते थे। प्रत्येक होद का अलग अलग काम होता था। नील के पौधों से पत्तियों को तोड़कर पहले एक कुंड में डाली जाती थी। गर्म पानी में कई घंटों तक डुबोया जाता था। कुंड को होद भी कहते हैं। जब पौधा घुल जाता था तो द्रव में बुलबुले उठने लगते थे। अब सड़ी हुई पत्तियों को निकाल दिया जाता था और द्रव को एक और दूसरे होदे में छान लिया जाता था। दूसरा होदा पहले होद के नीचे होता था, उसके नीचे होता था। दूसरे होद में घोल को लगातार हिलाया जाता था और पैडलों से खंगाला जाता था। जब वह घोल हरा और उसके बाद नीला हो जाता था तो होद में चूने का पानी डाला जाता था। धीरे धीरे नील की पपड़ियां नीचे जम जाती थी और ऊपर साफ द्रव निकल आता था। द्रव को छानकर अलग कर लिया जाता था और नीचे जमी नील की गाद, नील की लुगदी को दूसरे कुंड में डाल दिया जाता था। इसके बाद उसे निचोड़कर बिक्री के लिए सुखा दिया जाता था। तो इस तरह देखते हैं कि नील की खेती करने में बहुत मेहनत लगती थी और बहुत खर्चा भी आता था, और ये बात अब किसानों को समझ आ चुकी थी। इसलिए वो अब खेती करना छोड़कर वो शहरों की तरफ जाने लगे थे दूसरे काम की तलाश में। और एक और बड़ी समस्या थी कि नील का पौधा उगाने से जमीन बंजर हो जाती थी, उसकी उपजाऊ शक्ति खत्म हो जाती थी, जिस कारण नील की कटाई के बाद उस जमीन पर धान की खेती नहीं की जा सकती थी। इन सभी बातों से दुखी होकर किसानों ने भी खेती करने से मना कर दिया और उन्होंने बागान मालिकों को लगान चुकाने से भी मना कर दिया। इसके बदले उन्होंने विद्रोह कर दिया। वे तलवार, भाले, तीर कमान लेकर नील की फैक्ट्रियों पर हमला करने लगे। औरतें अपने बर्तन लेकर लड़ाई में कूद पड़ी। रैयतों ने कसम खा ली कि न तो वे नील की खेती करेंगे और ना ही कर्जा लेंगे और ना ही बागान मालिकों को लगान देंगे, चाहे इसके लिए उन्हें लाठियां भी खानी पड़े। वो लाठीधारी गुंडों से नहीं डरेंगे। तो इस तरह हमने ये देखा कि जो खेती करने वाले किसान थे किस तरह से वो दुखी होकर विद्रोही बन गए और आंदोलन करने लगे। 1859 में इस काम में जमींदारों और मुखियाओं का भी समर्थन मिल गया। गांव के जिन मुखियाओं से समझौते पर जबरदस्ती साइन करवाए गए थे उन्होंने भी नील किसानों को इकट्ठा किया और लठियालों के साथ आमने सामने की लड़ाई लड़ी। बल्कि विद्रोह के लिए प्रेरित करने के लिए वो स्थान स्थान पर लोगों से मिलने लगे। इस तरह से बागान मालिकों की ताकत बढ़ती जा रही थी और बागान मालिक लंबे समय के लिए उनसे जमीन ले लेते थे। नील के किसानों को ये लगा कि अंग्रेजी सरकार भी संघर्ष में उनका साथ देगी। अब 1857 के समय तक न केवल किसान कंपनी से दुखी थी बल्कि और भी लोग कंपनी की सच्चाई को समझ चुके थे। जैसे हमने सिपाहियों के बारे में पढ़ा था कि उनको जब ट्रेनिंग देते थे तो उनके धर्म को क्षति पहुंचती थी। इस तरह से अनेक लोग अंग्रेजी कंपनी के खिलाफ विद्रोह करना चाहते थे और इस विद्रोह को कंपनी भी समझ चुकी थी, इसलिए वो डरी हुई थी। इसलिए कंपनी ने एक नोटिस जारी किया जिसमें कहा गया कि रैयतों को नील के अनुबंध या समझौता मानने के लिए मजबूर
नहीं किया जाएगा। इस नोटिस से लोगों ने ये समझ लिया कि रानी विक्टोरिया ने नील की खेती न करने का हुक्म दे दिया है, क्योंकि कंपनी जो भी कार्य करती थी वो इंग्लैंड में जो एलिजाबेथ प्रथम रानी थी उसके आदेश पर ही सब कुछ करती थी। विद्रोह और ज्यादा फैलता गया और कलकत्ता के पढ़े लिखे लोग भी शामिल हो गए। उन्होंने रैयतों की दुर्दशा, बगान मालिकों की जोर जबरदस्ती और अत्याचारी नील व्यवस्था के बारे में काफी कुछ लिखा है। इस बगावत से बचने के लिए सरकार ने सेना बुलाई। नील व्यवस्था की जांच करने के लिए एक नील आयोग बुलाया गया। इस आयोग ने बागान मालिकों को दोषी बनाया और जोर जबरदस्ती करने वालों की भी आलोचना की, उन्हीं की बुराई की। आयोग ने कहा कि नील की खेती रैयतों के लिए फायदे का सौदा नहीं है और उन्होंने रैयतों को कहा कि जो वो समझौता कर चुके हैं उसे वो पूरा करें और चाहे इसके बाद कोई और समझौता ना करें। इस तरह से बागानों में नील का उत्पादन धराशायी हो गया। बगावत के बाद बागानों में नील का उत्पादन धराशायी हो गया और 19वीं सदी के आखिर में कृत्रिम रंगों का निर्माण होने लगा। जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे तो बिहार के एक किसान ने उन्हें चंपारण आकर नील किसानों की दुर्दशा बताई और 1917 में महात्मा गांधी का यह दौरा नील बागान मालिकों के खिलाफ चंपारण आंदोलन की शुरुआत था। ये कह सकते हैं कि नील की खेती भी 1857 के विद्रोह का एक महत्वपूर्ण कारण बनी, जिसमें किसान वर्ग शामिल था, जमींदार वर्ग भी शामिल था। लोग यहाँ तक कहने लगे थे कि भीख मांग लूंगा परंतु नील की खेती नहीं करूंगा। 18वीं सदी की शुरुआत में एक फ्रांसीसी मिशनरी जॉन बैप्टिस्ट लबात ने कैरबाई द्वीपों का दौरा किया और इस इलाके के बारे में काफी कुछ बताया। इस चित्र में देखकर हम समझेंगे। इस तस्वीर में वहां के फ्रांसीसी बागानों में नील उत्पादन के सारे चरणों को दिखाया गया है। बाएं सिरे पर गुलाम मजदूर नील के पौधे को सेटलर वाट में डाल रहे हैं और एक मजदूर एक मशीनी चरखी से घोल को घुमा रहा है। दाएं से बाएं तो मजदूर नील की लुगदी को बोरों में भरकर सुखाने के लिए ले जा रहे हैं। अगले हिस्से में 2 मजदूर नील की लुगदी को मिलाकर सांचों में डालने के लिए तैयार कर रहे हैं। तस्वीर के बीचों बीच बागान मालिक ऊंची जगह खड़े